बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, सियासी तारीख़ के अंदर भी और अवामी तारीख़ के अंदर भी एक सानहे में शुमार किया जाता है कि वो दिन कि जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थीं, वो कारसाज के मकाम के ऊपर एक बम धमाके में अबदी नींद सो गई। लेकिन वो एक नई तहरीक का आगाज़ कर गई, एक नया पैगाम दे गई कि जिद्दोजहद जब तक आगे बढ़ानी हो उसके लिए जितनी भी तगोदो करना पड़े, रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ उनको अबूर किया जा सकता है। उसके लिए कोई डर आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। उस डर के उनसर को मार के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सियासत अवाम के लिए कर सकते हैं, आप अवाम के लिए बोल सकते हैं, आप अवाम के लिए लाहेअमल अपना सकते हैं और आप अवाम की ही सियासत अवाम के लिए करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और वो एक तारीख है जो पढ़ी जाती रहेगी, सुनाई जाती रहेगी और बहुत सी आंखों को दिखाई जाती रहेगी। उस तारीख के ऊपर एक नज़र दौड़ाई जाएगी। और दूसरी बात, आज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी। DG ISPR ने एक मुफस्सल तौर पे गुफ्तगू की है जिसमें तकरीबन हर जाविये का ही हवाला दिया गया, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात की गई। चाहे वो दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर लहर हो, चाहे वो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की बात हो, चाहे वो कुर्बानियाँ देने की बात हो, चाहे वो मुज़ाकरात का अमल हो, चाहे 9 मई के अमल को, चाहे 26 नवंबर के अमल को, अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी के अमल को, भारत के साथ पॉलिसी के अमल को, पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन की बेहतरी के अमल को और डिजिटल सरहदों की हिफाजत के अमल को, आज तमाम उमूर के ऊपर उन्होंने हर जाविये पे गुफ्तगू की है और एक मुत्तफ़िका तौर पे लाहे-अमल का ऐलान किया है कि जो अगली समत को क्लियर करेगा। मुज़ाकरात के अदवार के ऊपर उन्होंने जो राय दी है कि ये सियासी जमातों का काम है, अच्छी बात है कि वो बैठे हैं और वो बातें जो ग़ज़वात से या जंगों से मसाइल हल नहीं की जा सकती, वो मुज़ाकरात या बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में किस बात की पेशख़ैमा साबित होगी, इस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सब ले तो ख़िराज अक़ीदत के लिए कुछ अल्फाज जो आप बीबी साहिबा के बारे में कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यासर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वाकई हकीकत में चारों सूबों की जंजीर थे। मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि मैंने बहुत अरसा रिपोर्टिंग की और बहुत अरसा मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। मैंने उनका पहला जब इंटरव्यू किया था तो उसमें भी उनके पूरी गुफ्तगू के अंदर जो बात थी वो एक ही थी कि ये पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बोलबाला चाहिए और अवाम को जमहूरियत के सम्राट बनना चाहिए। और अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाली वो पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सियासतदान कि जिसने जामे शहादत भी नोश किया और उसके बाद उसकी फैमिली ने, बिलाखुसूस आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े ख्वाब को चिकनाचूर भी कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो जैसी सियासतदान मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कोई और हो। मोहतरमा की आज यौम शहादत थी, बरसी थी, तो हम मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान इसी जज्बे के साथ आगे आए कि मैंने इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तक बनाना है। राना साहब, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए जिसमें यानी आज अगर देखा जाए तो पहले 2, 4, 5, 7 मामलात के ऊपर बात होती थी, लेकिन आज मजमूई तौर पे DG ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बात की है, तो उस बातचीत का कुछ हिस्सा जो है वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़।
सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के जरिए। जो सियासी पार्टीज के दरमियान मज़ाकरात हैं, उनके माबैन मज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाम। तो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये कौमी फ़ौज है, ये किसी खास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं कर। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम है। कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। राणा साहब, आज की इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग का आप अहाता क्या करता? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि अभी आपने जो DGISP साहब का पूरा हमें मौक़िफ़ सुनाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, तो उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान थे सब अपने इंजाम को पहुंच गए, जिसका मतलब है कि जितने लोग गिरफ्तार थे उनमें किसी ने जो भी जुर्म किया था उनको उसकी सजा मिल गई। तो हम, मेरा और आपका क्या, पूरे पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो शख्स भी 9 मई में मुलव्वस था, जो शख्स भी 9 मई का जिम्मेदार था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, सजा मिल गई। और दूसरा, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ ही बैठकर बात करनी चाहिए जी। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जंगों के मामलात भी मुज़ाकरात के जरिए हल होते हैं। तो मैं इसमें आपको सिर्फ एक खबर दे दूं, जो मेरे पास खबर है और बड़े कंफर्म जराए से खबर है कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने वाला है और मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। 12 से 16 तारीख के दरमियान, 12 से 16 जनवरी के दरमियान आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, आपको बड़ी खबरें मिलेंगी और आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो हल होती नजर आएंगी। राणा साहब, इसका मतलब फिर ये है कि बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नुमाइंदगी भी भरपूर देखने में आएगी? देखिए, सबकी आएगी। उसमें बड़ी चीज, वाज़ेह चीजें हैं कि मेरे पास जो इतला है उसमें मौलाना साहब भी, अख्तर मेंगल भी, महमूद खान चकसई भी, जमात इस्लामी भी, आपको आहिस्ता आहिस्ता GDA भी, ये सारी जमातें आपको नजर आएंगी। आप एक बात पे गौर करें कि बानी तहरीक इंसाफ ने कल कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, जो उसके पीछे थे, जिन्होंने मेरा घर तोड़ा, मैं जितने भी मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं सबको माफ करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी जगह कुछ चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों इतराफ से कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, आज बहुत सी चीजों पे गुफ्तगू हुई, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पैगामात भी थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से ऐसे सवालातों के जवाबात भी मिल गए थे जो जिनकी तलाश आपको और मुझे थी, बहुत सी सियासी जमातों को थी, बहुत से लोगों को पैगाम भी चले गए कि हम तमाम सियासी जमातें जो हमारे लिए मुख्तरम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तबश को खत्म होते होते कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त सर? 31 तारीख इनफ है? बहुत 31, मैंने कल भी कहा था 31 तारीख तक बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 31 से पहले मैंने तो भी आपको जनवरी के कुछ दिन डेटें दी हैं कि जनवरी के इन दिनों में आप देख लीजिएगा कि मौसम अच्छा हो जाएगा। जिस तरह आज बारिश हुई है, रिमझिम हो रही है और आज लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और आज पता चला है कि सर्दी का मौसम है। आज खुश्की खत्म हो गई है, सियासत से भी अब खुश्की खत्म होने वाली है, सियासत से भी तलखी खत्म होने वाली है। सियासत में भी अब आपको नमी नजर आएगी, सियासत में भी आपको अब मोहब्बत नजर आएगी, सियासत में भी आपको नफरत की फिजा खत्म होती नजर आएगी। सर नमी भी एक हद तक काबिले बर्दाश्त होती। आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको इस मामले में बहुत ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन होनी चाहिए। नमी के बगैर खुश्की जो है ना वो इंसान को खा जाती है, चाहे वो सियासत में हो चाहे वो गैर सियासत में हो।
तो ये खत्म हो जाएगी। सर वो जिस तरीके से कल शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि कुछ लोगों को है कि वो बयानात देंगे, अब जिस तरीके से बयान जावेद लतीफ़ साहब का फिर आ गया है कि हम बैरूनी दबाव को किस तरीके से मलूज़ खातिर रखेंगे कि उनके कहने पर रिहा कर दें, कैसे हो सकता है, हम तो एक हैं, हम कभी भी ऐसे फ़ैसले नहीं करेंगे और सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ये क्या है कि उनको सज़ा ना मिले जो उन्होंने कर गुजरा है। तो और जब इस तरह की बातें उनकी तरफ से हो रही हैं तो फिर ये खामोशी का इशारा क्यों नहीं दिया जा रहा कुली तौर पे? मुझे एक बात तो बता दें, जावेद लतीफ साहब की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक जितनी बातें हुई हैं, अगर उन तमाम बातों का अहाता किया जाए, उनके तमाम बयानात का अहाता किया जाए, तो फिर हुक्मरान भी ठीक नहीं है, यह हुकूमत ही नाजायज है, फिर बहुत सी चीजें नाजायज हैं। तो लोग होते हैं या सर जिन्हें बोलने की इजाजत दें या ना दें, जिन्होंने हर सूरत में बोलना होता है। शादी ब्याह पे आप जाए ना कभी, तो कई लोग आपको ऐसे आएंगे, ऐसे नजर आएंगे जिन्हें सिर्फ बुलाया है लेकिन वो वहां पे चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कभी देगों के पास चले गए, कभी ऐसे टेबल पे चले गए। इसी तरह किसी को गम उसमें गमी में कोई आया हो ना, तो ऐसे ही कहता जाएगा नहीं जी मरहूम मेरा भी बड़ा वाक़या हुई, पहली दफा मिले हुए। तो ये कुछ लोग होते हैं सियासत में भी और तमाम सियासी जमातों में होते हैं, और जिसे मैं पंजाबी में कहता हूँ फिर आप बुरा मना जाते हैं कि प्यारी बुफो। वो होते हैं भाई। क्यों? मुझे एक बात बताए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी बात मुज़ाकरात की हुई, भाई वो बानी तहरीक इंसाफ वाज़े कह रहा है कि मुझे रहाई नहीं चाहिए, मुझे इन मुज़ाकरात के जरिए रहाई नहीं चाहिए, मुझे इन मुज़ाकरात के जरिए जो है वो किसी किस्म की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं बनी गाला नहीं शिफ्ट होना चाहता, मैं किसी सूरत बनी गाला शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी सूरत अपने पे ये दबा नहीं लगाऊंगा कि मैंने कोई ऐसा काम किया। भाई बस सीधी सी बात है कि ये अब कुछ लोगों को खबर बनवाने का शौक होता है और कुछ लोगों को खबर चलवाने का शौक होता है। अगर ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी तो खबर कैसे बनेगी? चले थोड़ी सी गुफ्तगू क्या हम मुझे एक बात बता दें, जी जी, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी भी मुल्क के साथ अपना बिगाड़ पैदा कर लें? हकीकत हमें माननी चाहिए ना, हमें हकीकत जाननी चाहिए। अगर हम ऐसा है तो फिर क्यों कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम वेंटिलेटर पे है और हमें ऑक्सीजन वहां से मिलती है? ये क्यों कहा था उन्होंने? सर वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी थे, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, ये तो तरफ से आया था ना, सभी थे। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इनसे कैसे जो है वो ये हमारा स्टेक है इनके साथ, तो कैसे इनके खिलाफ बयानात दे सकते हैं? इन्हें खारजा पॉलिसी का ही नहीं पता। भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो उन्होंने कह दिया ना कि हर चीज होगी। अब आने वाले दिनों में आप यहाँ तो आप इतने मजबूत हो जाए, या आप फैसला कर लें कि हमने अपने पेट पे पत्थर बांधना है और हमने तमाम कुव्वतों को जवाब देना है कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी कौम तैयार है, इसके लिए कौम तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि ये पत्थर आपके मेरे पेट पे नहीं, फिर हुक्मरानों के पेट पे बंधना चाहिए। ये ना हो कि पूरी कौम जो है वो बेचारी भूख से मर रही है और यहाँ पे आप अरकान असम्बली की तनहाई बढ़ा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो अजियत में है और अरकान असम्बली की आप जितनी चाहे मराहत में इजाफा फरमा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो कर्जा अदा कर रही है और हमारे मालदार लोगों के पैसों में, उनके सरमाए में इजाफा हो रहा है। पूरी कौम जो है वो कर्जों में डूब चुकी है, बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर पा रहे हैं। यार सबको फिर एक साथ में लाके खड़ा कर दें। मैं तो अब 3 चीजों का इंतजार कर रहा हूं यासर साहब। नंबर 1, हम एक खुद मुख्तार कौम थे, हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। इसके लिए मेरे हुक्मरान क्या किरदार अदा करते हैं, मेरे सियासतदान क्या किरदार अदा करते हैं। और दूसरा कि क्या इस मुल्क का कर्जा खत्म करना, क्या इस मुल्क की मुआशी हालात को बेहतर करना, क्या इस मुल्क के अदारे जो घाटे में जा रहे हैं उनको मुनाफे में लाना अवाम का काम है या हुक्मरानों का भी है? आपकी किसी हुक्मरान की या किसी सियासतदान की जाती एयरलाइन जो है वो हिट है और पाकिस्तान PIA जो है वो हिट नहीं है। यहाँ पर आम लोगों के कारोबार हिट है, स्टील मिल से लेकर कोई भी मिल बना ले, और पाकिस्तान स्टील मिल जो थी वो नुकसान में जाती है।
यहाँ पर पाकिस्तान के बाकी तमाम अदारे ठीक जाते हैं और पाकिस्तान रेलवे जो है वो खसारे में चली जाती है। क्यों? जो कौमी अदारे हैं वो नुकसान में जाएं और जो सियासतदानों के अदारे हैं वो बिल्कुल प्रॉफिट में जाएं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल जो तलीमी इदारे हैं वो हिट हो जाएं और सरकारी इदारे जो है, सरकारी तलीमी इदारे जो है, उनका ये हाल हो जाए कि हम कहें जनाब इन्हें भी प्राइवेट कर दें। मैं तो इस इंतजार में हूं कि मैं फख्र से कह सकूं कि मेरे पाकिस्तान का फलां अस्पताल जो है उसका वहां पे मिलने वाला होने वाला इलाज लंदन, अमेरिका या किसी और मुल्क से बहुत बेहतर है, मैं वहीं पे इलाज करवाऊंगा। मैं कह सकूं कि मेरा बच्चा फलां सरकारी स्कूल में पढ़ता है जिसका रिजल्ट बेहतरीन है, जहां पे दाखिले के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह सकूं कि मेरे मुल्क के हुक्मरान आम आदमी की तरह खाना खाते हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं, आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी को बसर करते हैं और आम आदमी की तरह जो है वो इस मुल्क के लिए सोचते हैं। मैं कह सकूं कि जनाब मेरे मुल्क के हुक्मरान जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के इक़्तिदार के मकसद पे आते हैं, पाकिस्तान से बाहर जब दौरा करने जाते हैं तो जाती खर्चे पे जाते हैं, होटल में रह सकते हैं, जाती खर्चे में रखते हैं। मैं ये कह सकूं, मैं तो इस दिन को देख रहा हूं। हम उस आइडियल सिचुएशन के इंतज़ार में हैं कि जिस आइडियल सिचुएशन के इंतज़ार में हमारे बड़े थे, हम हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी होंगी। किसी दिन तो आइडियल सिचुएशन की। एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में किस हद तक डायलॉग का मंजरनामा आगे बढ़ेगा, अब इसमें कौन कौन सी ताकतें शामिल होंगी, यानी कौन कौन से स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। एक तरफ जब एक ख़त पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो वज़ीर ख़जाना को लिखती है कि अनरेस्ट है पाकिस्तान में, माशी तौर पर सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, आपको मीसाके मईशत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब जब सियासी कुव्वतें बैठी हैं तो सियासी कुव्वतों के माबैन होने वाली गुफ्तगू उनको किस हद तक इम्पार करती है, या वो खुद किस हद तक इम्पार हैं कि वो उसके बारे में कोई फैसला ले सकें, या फिर वो कमेटी सिर्फ और सिर्फ पैगाम रसानी का काम करेगी, वहाँ पर बैठ के TORs तय होंगे और असल में वो TORs कहीं और तय होंगे। तो ये आइंदा के जो दिन हैं उसका लुब्बे लुबाब अगर निकाला जाए तो क्या होगा। साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सवाल ये है कि पहला राउंड तो चले जैसा भी हुआ, दूसरा राउंड जो होना है जिसमें कुछ इजाफत भी की गई है हुकूमत की तरफ से, आपको ये इजाफत आइंदा दिनों में महदूद होती दिखाई देती है या इसमें मजीद इजाफा दिखाया देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो डायलॉग होते हैं उसमें उसको डाइल्यूट करना, उसमें बहुत ज़्यादा अफराद का शरीक होना किसी कामयाबी की अलामत तो नहीं होता, बस एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि उसको कहा जा सकता है। लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी में जो सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है वो ये होती है कि जो ग्रो या जो ग्रुप डायलॉग में ताकत की पोजीशन पे बैठा हो, वो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार हो, वो उस अख्तियार को इस्तेमाल करे मुल्क के मामलात को बेहतर करने के लिए और कमज़ोर ज़ेर दस्त की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इस वक्त अगर हुकूमत ये समझेगी कि जी ताकत में वो है और ताकत की वजह से वो सब कुछ कर सकती है, तो मुज़ाकरात भी वैसे ही होंगे जैसे ताकत से बाकी मामलात हुकूमत डील रही है, मईशत ठीक कर रही है, अवाम के हालात ठीक कर रही है, दहशतगर्दी से लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ ताकत की बुनियाद पे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कौम मुल्क के अंदर मफाहमत पैदा हो और कौमी यकजहती के जरिए वो इश्यूज को रिजॉल्व करें, तो फिर उनको यकीनी तौर पर पोजीशन ऑफ ताकत से हटते हुए पोजीशन गिविंग एंड पे आना पड़ेगा। उन्हें दूसरों के
जहन को और दूसरों की ज़रूरियात और दूसरों की जो वो हैं ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हुकूमत को करनी चाहिए वो अभी तक उन्होंने नहीं की, और उसमें कम से कम तकाजा यही था कि जो सियासी कैदी थे उनको रिलीफ दी जाती, उनको रिहाई दी जाती और उसके बाद उनको सामने बिठाया जाता, वज़ीर आज़म खुद इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनते और खुद मुज़ाकरात का हिस्सा बन के मुज़ाकरात की हैसियत और मुज़ाकरात में सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करते। लेकिन मुज़ाकरात का शुरू होना खुशाइंद है और उम्मीद है कि जिस तरह ये मुज़ाकरात चलेंगे उस तरह ये मुज़ाकरात की कमेटी का साइज छोटा होता जाएगा, उस तरह से जो है मुज़ाकरात के नताइज बड़े होते जाएंगे। इसी उम्मीद पे मैं तो पहले दिन से ही लगा हुआ हूँ कि इस वक्त आपको मुफाहमत की ज़रूरत है। मुज़ाकरात जो हैं वो मतलूब नहीं है, मुज़ाकरात ज़रिया है, मतलूब मुफाहमत है और मुफाहमत के लिए इंसाफ बुनियादी तकाज़ा होता है। वैसे कल बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैं अपने ऊपर हमला करने वाले, हमला करवाने वाले और मेरे घर को तोड़ने वाले और दीगर जो मेरी जात पर जितने मामले हैं मैं सबको माफ करता हूँ। क्या आप इससे मुफाहमत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम नहीं समझते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं और राणा साहब मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ और एक लंबे अरसे से हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन है, वो पीटीआई हो या बाकी पार्टीज जो अपोजिशन वाली हो, वो बहुत सिंसेरिटी से कोशिश कर रही हैं कि मुल्क के लिए मुफाहमत का रास्ता निकालने, अपनी जात से बुलंदतर होकर और अपनी जातों को पीछे रख के। माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में पूरे मुल्क का मफाद घूम जाया करता था एक फर्द के मफाद की किल्ली पे। इस दफा वो नहीं हो रहा। हर फर्द ने, पीटीआई की क़यादत ने अपने जाती मफादात को पसे पुश डालते हुए कौमी मफादात को आगे किया हुआ है और इंतहाई मुश्किल हालात में भी वो कौमी मफाद को ही दे। मैं समझता हूँ कि उनका ये इक़दाम और ये स्टेटमेंट खुशाइंद है। जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने के लिए आप अपने गुस्से और अपने माजी के जो मुख्तलिफ गलतियां हैं या मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनसे सरफ नज़र नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? और यही अब हुकूमत के लिए भी चैलेंज है कि हुकूमत जिस वक्त पीछे हटने को तैयार होगी, जिस वक्त वो हकीकत की ऐनक लगाने के लिए तैयार होगी, उसी वक्त उसको रोशनी मिलेगी, वरना तो फिर अंधेरे में तो हर चीज़ ही सही नज़र आती है। सर, एक हकीकत पसंदाना तज्ज़िया आपका चाहिए कि जब पीडीएम इकट्ठी हुई तो तमाम लोगों ने कहा कि हमने रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान की और फिर वो इस बात को मानते भी थे कि हमें धचका लगा है अवामी सतह के ऊपर। अब जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर के ऊपर अपना जो पूरा मौक़िफ़ अपनाया, उनकी नज़र में ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने बोगस मुकद्दमात हम पे बनाए हैं, इन्होंने जाली मुकद्दमात के ज़रिए अवाम को भी ज़दोकोब किया है, कारकुनान को जो है परेशान किया है, उनकी सियासत तंग कर दी है। अब इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अब इस मौके के ऊपर आके वो मुल्की मफाद को देखते हुए कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुल्क का, वो इस बात के ऊपर अग्री कर चुके हैं कि चले बातचीत करनी चाहिए, चाहे हमारे बेहद मुखालिफिन हो, बैठ के बात करते हैं, मुल्क के लिए कर लें। तो इसका कारकुन के ऊपर और पीटीआई की सियासत पॉपुलैरिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका मैं आपको एक बात बता दूं कि पीटीआई इस वक्त जो है वो जो सियासी मैदान है और कारकुन का मैदान, वोटर का मैदान वो मार चुकी है। इस वक्त पीटीआई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पीटीआई इतनी मुफाहमत करेगी तब भी आगे बढ़ेगी। अगर पीटीआई को जितना दबाएंगे उसके मुखालिफ पीटीआई आगे बढ़ेगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त उस पोजीशन पे आ चुकी है जिस पोजीशन के अंदर आने के बाद अवाम का एक ब्लाइंड, जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर फेथ वो डेवलप हो चुका है। इस सिचुएशन को समझने की जरूरत जो है वो अब हुकूमत को है
कि हुकूमत अब पीटीआई से टकरा के, और वो तमाम फोर्सेस जो मुल्क के मफाद में सोचती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पीटीआई से टकराना इज इक्विवेलेंट टू पब्लिक से टकराना, अवाम से टकराना। अवाम से टकराना मुल्क के मफाद में नहीं है। इसलिए पीटीआई को भी ये समझना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा ताकत अवामी किसी पार्टी के पास आ जाए, उतनी ही उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं। अगर वो आप पीछे हट के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अवाम के दिए हुए मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए एक आजिजी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आजिजी जो होती है वो इंसान को, जो वो कहते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है। जो लोग सरनगू हो सकते हैं, जो आराम से मफाहमत से बातचीत करते हैं, जो दूसरे से दरगुजर करते हैं, वही जहां मतलब दुनिया के अंदर वही बड़े लोग होते हैं। तो ये जो भी इक़दाम हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके कद को मजीद बढ़ाएंगे। इस वक्त मफाहमत की बात पीटीआई से ज्यादा पाकिस्तान के मफाद में है, और अगर पाकिस्तान के मफाद की बात पीटीआई करेगी तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद उसकी हैसियत मुरतब होगी। और वो लोग थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, और मैं ये बात डे वन से आपको पता है कह रहा हूँ, कि अगर मफाहमत की तरफ एक एंड भी बढ़ना शुरू कर दे तो दूसरा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी खड़े होने की, वो मजीद अपनी स्पेस लूज करते जाएंगे। टकराव वाहिद सूरत थी जो पीडीएम को ताकत दे सकती थी। अगर आज पीटीआई जो है वो मफाहमत का रास्ता अख्तियार करती है, वो पब्लिक का रास्ता अख्तियार करती है, वो सियासत का रास्ता अख्तियार करती है, वो अपोजिशन को इकट्ठा करने का रास्ता अख्तियार करती है, हुकूमत के पास न जाए रफ्तन रहेगी न पाए मानदन रहेगी। उन्हें उस मैदान में आना पड़ेगा जो अवाम का मैदान है। कहां जाएगी सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग के? कहां जाएगी सियासी पार्टी वोटर से भाग के? कहां जाएगी सियासी पार्टी अवाम से मुंह छुपा के? कितने दिन? इसलिए इस चीज में कोई रास्ता नहीं है अवाम के अलावा। अवाम जहां खड़े हैं उनको जब अवाम के अलावा रास्ता नहीं है तो क्या आप इस नए साल में नए इलेक्शन देख रहे हैं? मैं तो ये समझ रहा हूं कि जी नए इलेक्शन का होना और नए इलेक्शन का फेयर एंड फ्री होना, बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात का इकट्ठे होना और माजी के तमाम गलत प्रैक्टिसेस से इनकार करके आगे बढ़ना जो है वो 2025 का एक मुझे बेंचमार्क नजर आ रहा है। 2025 पाकिस्तान को एक नया मुल्क बना सकता है अगर हम इस साल के अंदर जो है अपने मुल्क के अंदर फेयर, फ्री, रियल इलेक्शंस के जरिए अवाम को भी ताकत में लाएं, सिर्फ इलेक्टेबल्स को ताकत में ना लाएं और अवाम के अख्तियार के आगे सरनगू हो जाएं, जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी को अपने आप को मनवाया है। अब वक्त आ गया है कि सियासत और पूरी रियासत अवाम के इस हक को तस्लीम कर ले, क्योंकि इस रियासत ने इंशाल्लाह रहना है और इसके रहने के लिए जरूरी है कि इसको वाले वो अवाम के सामने सरनगू करें और अवाम के सामने अवाम के हक के हुक्मरानी को तस्लीम करें। दुरानी साहब, एक चीज़ बताइए कि आपको लगता है कि अगले साल के पहले महीने या दूसरे महीने में हम आपको लेके इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होंगे कि आज मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सरकर्दा रहनुमा के दरमियान जो मीटिंग हुई है, इसका क्या नतीजा निकला है? क्या आपको ये मंजर दिखाई दे रहा है अगले 1-1.5 महीने में? देखिए, मैं ऐसे मंजर देखने की हमेशा ख्वाब तो जरूर देखता हूँ, ठीक है ना जी। और मैं ये ख्वाब इसलिए देखता हूँ कि ये ख्वाब मुझे अच्छे लगते हैं। ख्वाब इंसान देखता भी अपनी उम्र के लिहाज से भी जवान रहता है सर, अपनी उम्र के हिसाब से। लेकिन मैं इस ख्वाब को हकीकत उस वक्त बना पाएंगे, मैं, आप, हम सब, इस मुल्क के अवाम, कि जब ये लीडरान जो है, ठीक है ना जी, ये अपनी जात से ऊपर उठ सके।
जब ये अपनी जाती मफादात से ऊपर उठ सके, जब ये अभी राणा साहब जिक्र कर लेकिन सर मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। आपने कहा जी जात से ऊपर उठ सके, जो जात से नीचे हो गए हैं उनका क्या करना है सर? जरा दोबारा इस पे रोशनी डाल दें तो मैं बहुत अच्छी बात करता हूं। अब एक कैनवस के मुताबिक एक का जो अरोमा है वो बहुत बड़े लीडर का है, लेकिन अगर वो खामोशी ही इख्तियार कर लें और सेकंड टियर लीडरशिप ही सारा वो बयानिया अपनाती रहे, तो फिर वो जो जात से नीचे हुए हैं उनका क्या करना है? वो जात से ऊपर तो सर है ही नहीं, वो तो बराबर के भी नहीं रहे। ये आप पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर, पीटीआई के बारे में नहीं, माजी के बड़े लीडरान के बारे में, वजीर आजम रहने वालों के बारे में। असल अब मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ ना, कभी वो अभी हूँ। अच्छा, तो उसमें ये आपके देखें, असल बात ये है कि आप जब स्टार्ट गलत ले लेते हैं ना, देखें मियां साहब शुरू हुए थे वोट को इज्जत देने से, और एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने अंगूठे को इज्जत दे दी और लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब ये हुआ कि उस वक्त से, और फिर वजीर आजम भी बन गए अवाम का वोट पड़ने से पहले। अब ऐसी गलतियां जब आसपास के लोग या इंसान खुद कर लेता है तो फिर अपने आप से शर्मिंदा हो जाता है, अगर होने वाला हो तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त वो अपनी जात से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने पुराने नैरेटिव्स जो थे उनसे शर्मिंदगी महसूस करें। मुझे तो लगता है कि जब वो सड़क पे निकलते होंगे तो आवाम को देखते होंगे तब भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि यार ये आवाम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो एक जमाने में पाकिस्तान के अपनी नजर में भी और बहुत से आवाम की नजर में मतलब लासानी लीडर थे, ठीक है ना जी। अब वो एक बेचारे मतलब मजबूर महज लीडर बन के रह गए, ठीक है। तो ये जो ये अच्छा किया, कुदरत के भी अपने निजाम होते हैं ना, कुदरत कैसे इज्जत देती है और कैसे इज्जत लेती है, ये कुदरत का अपना काम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो उनकी पोजीशन है, आज भी देखें, आज उनके पास एक ही रास्ता है। इस दिन, आज के दिन भी वो अपने आप को, जैसे उन्होंने एक दफा फैसला किया था 91 या 2 में कि उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, ठीक है ना। आज भी उनके पास एक ही रास्ता है, वो कहे मैं वोट को जिल्लत नहीं दूंगा, मैं वोट को दे के रहूंगा, चाहे मेरे भाई की हुकूमत चली जाए, चाहे मेरे घर से इक्तदार निकल जाए। ये इक्तदार ऐसी जालिम चीज है राणा साहब कि जब तक रहता है इंसान को धोखे में रखता है। लेकिन मियां साहब को एक एज है कि उनके पास इस वक्त डायरेक्ट इक्तदार नहीं है। अगर वो इस इनडायरेक्ट इक्तदार के बारे में एक डायरेक्ट फैसला कर लें और वो कहें जी कि मैंने जाके अपने भाई साहब से कहें भाई मैं जाके मिलना है इमरान खान नू जेल विच, कौन रोकेगा मियां साहब को? और आप ये देखें कि वो दिन जो है वो नून की सियासत को एक नए रुख पे डाल देगा। सर बूस्ट जो है वो 200x का लगेगा सर। हाँ, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? राणा साहब बताएं। नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होना होता तो शायद जो अभियान आप जिन लोगों के देख रहे हैं इस सबोताज करने के लिए इन मुज़ाकरात को, तो अगर उनकी आप लिस्ट देख लें तो आपको नजर आ जाएगा वो किस तरफ के हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप देखें, इन्होंने चूंकि मेरे से पूछा मियां साहब के रेफरेंस, मैं आज ये समझता हूँ कि दरअसल यासर को मियां साहब से प्यार बहुत है। हाँ, बड़ी देखे मैंने भी, मेरा मियां साहब से देखे बचपन से एक ताल्लुक चला आ रहा है। मैं इंतहाई प्यार से ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं सर। मैं आप ये देखें दुरानी साहब, मियां साहब इस वक्त एक काबिल मिसाल शख्सियत हैं कि यानी आज के दिन बंदा अगर ये सोच ले मियां साहब को देख के कि ये दिन भी आ सकता है, तो सर आज ही के दिन से क्या कुछ बदल सकता है? सर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे मुल्क की सियासत जो है वो एक नया रुख अख्तियार कर लेगी। एक फर्द की, देखिए एक फर्द के पास इतनी बड़ी हैसियत का आ जाना एक तारीखी वो होता है, फिनोमेना होता है। अगर इस मौके पे वो उस तारीखी फिनोमेने को वैसे ही इस्तेमाल कर ले जैसे उन्होंने गुलाम इसाक खान के मुकाबले में किया था, और वो ये कहें कि नहीं
मैंने अब जो है वही करना है, जो मैं कहूंगा वही करूंगा, बस इतना ही फर्क होता है ना। मैंने 2012 में फैसला किया, मैं वही सियासत करनी है जो आइन कहता है, बस उसके पास से या चुप रहा हूं या बोल रहा हूं। तो आपने मुझे इज्जत ही दी है, मुझे कभी कोई वो नहीं मिली, रुसवाई नहीं मिली। मैं आज ये चाहता हूं कि हमारा एक दो बड़े लीडर जो है वो भी ये फैसला कर लें कि यार इक्तदार ने तो जाना ही होता है, इक्तदार होता ही जाने के लिए, जैसे जान इसीलिए होती है कि जान ने एक दिन जाना है। तो जाने वाले इक्तदार के पीछे क्यों ना मैं अपने मुल्क को एक वो मुकाम दे दूं, अपनी इज्जत को वहां ले जाऊं जहां ये कभी भी कोई इस इज्जत को दफन ना करते। कि बॉडी तो, जिस्म तो दफन हो जाता है, इज्जत दफन, ठीक है ना जी। ना जिल्लत दफन होती है ना इज्जत दफन होती है। जो जिस्म अपने जिस्म से अपनी इज्जत को बड़ा कर लेते हैं, वो जिस्म दुनिया में रहे या ना रहे, यानी इंसान का खातिमा तो हो जाना है, बकिया तो नाम रहना है, और वो नाम जो है वो नेक नामी की सूरत में रहे या बदनामी की सूरत में रहे, उसका इख्तियार आपके अपने हाथ में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शख्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, उन केसेस के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा, वो जिसका फैसला महफूज हुआ उसका नताइज जो है वो कब तक आने के इम्कानात हैं, और फैसला महफूज होने के बाद उसके डिले की वजूहात क्या हैं, तोशाखाना 2 केस के अंदर नताइज क्या निकलेंगे, बकिया जो केसेस हैं, यानी अब ये जो 9 मई के लोग हैं जिन्हें सजाएं हो चुकी हैं, इनकी रिट दायर करने के लिए या कोर्ट ऑफ अपील में जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है। आने वाले दिनों के अंदर कानूनी मंजरनामे को लेके या 26वीं आईनी तरमीम की जमाशुदा दरखास्तों को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, और इस ज़िमन के अंदर केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या मिनिमाइज होते दिखाई दे रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ कानूनी उमूर के ऊपर मुआविनत फराहम करते हैं, फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल राना साहब आपसे करना चाहेंगे। जी राना साहब। फैसल साहब, ये एक बात चल रही है कि बानी तहरीक इंसाफ को बनी गाला, ज़मान पार्क, किसी भी जगह शिफ्ट करने की ऑफर हुई है, इस पे क्या हकीकत है? जी, ये हकीकत है। इमरान खान साहब ने खुद ये रिवील किया और बताया अपनी मुज़ाकराती कमेटी को भी और कल वकला को भी और मीडिया को भी। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफर आई है, लेकिन उन्होंने इसको डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स और रहनुमा जब तक पाबंद सलासल हैं, मैं उस वक्त मैं अपने आप को क्विट कराना चाहता हूँ हाथों से, मैं जेल में रह लूंगा। और उन्होंने बिल्कुल ओपनली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मुझे ऑफर आई है, लेकिन मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है या हमारे वर्कर्स हैं या हमारे रहनुमा हैं, वो इमरान खान साहब की इस बात से मुतफिक नहीं है। और हमारी ये शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है वो फौरन से पहले बाहर आए, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेज हैं नाना साहब, वो सारे सियासी अदावत के ऊपर है, मुखासमत के ऊपर है, उसमें मेरिट पे कोई केस नहीं है। आप देखिए कि तमाम केसेस में एक ही किस्म का इल्जाम है, एक ही किस्म और सबूत है नहीं। एक रिटोरिक होना या एक नैरेटिव बनाना, तो जो ये नाकाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। आज जितने भी चालान पेश हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि तहरीक इंसाफ की किसी लीडरशिप के ऊपर या जो हमारे कारकुनान हैं, उनके बारे में कोई वीडियो ऑडियो कोई चीज नहीं सामने लाएगी। जो चालान जो कुछ एक आधे केस में आया भी है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी शहादत नहीं है जिसके ऊपर कन्विक्शन हो सके। तो ये सारा एक आप समझ लें कि सियासी प्रोपेगेंडा है, सियासी जो है। तो इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो वो तो उस दिन से उनको ऑफर थी। आज भी चाहे तो शाम को चार्टर्ड प्लेन आ जाएगा और वो जा सकते हैं जहाँ पर दुनिया के जिस मुल्क में चाहें, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो पाकिस्तान में से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो 1.5 साल से उन्होंने ना सिर्फ जेल खुद बर्दाश्त की है, उनकी बेगम जो है वो भी 10 महीने, बुशा बीबी भी अब जेल में रही हैं। तो टोटल कॉन्कॉक्टेड केसेस में
और आप देखिए कि जिस दिन उनका आखिरी केस में जमानत हुई तो एक कालीन के नीचे से एक फटा पुराना कोई पर्चा निकाल के उसमें रिमांड ले लिया गया। तो ये सारी बातें आपके भी सामने हैं, हमारे भी सामने हैं, लोगों के सामने भी। सर आपने कहा कि ऑफर हुई और रिवील उन्होंने किया, वो ऑफर हुई किस तरफ से? जमहूरी कुव्वतों की तरफ से? मैंने कहा सर इस मुल्क में आपको जमहूरी कुव्वत है आज। तो सर फिर बात ये है कि आप हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे। सर उन्होंने ऑफर की, उन्हीं के साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते थे, उनको भी डिक्लाइन कर दी। अच्छा ये भी मैं बताऊं राना अजीम साहब, और आप बड़े समझदार लोग हैं, ये मुज़ाकरात भी किसी मुज़ाकरात के नतीजे में हो रहे हैं ना। कुछ मुज़ाकरात ऐसे होते हैं जो होते हैं, कुछ मुज़ाकरात ऐसे होते हैं जो हो रहे होते हैं, नजर नहीं आते। सही तो नहीं है फैसल साहब, ये तो आपने वो बात कर दी है जो वाकई इसमें बड़ी हकीकत है कि मुज़ाकरात किसी मुज़ाकरात के नतीजे में ही होते हैं। तो फिर जिस मुज़ाकरात के नतीजे में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम समझ लें कि बहुत जल्द बड़ी खबर मिलने वाली है। इंशाल्लाह सर, अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें कि देखिए इमरान खान ने हमें हमेशा एक बात बताई है और वो बहुत तवक्कुल अल्लाह करते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो इम्तिहान देते हैं हमेशा रात के बाद जो है ना सुबह होती है, अंधेरे के बाद सूरज तुलू होता है। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये भी कहा, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने साथ होने वाले तमाम सलूक को माफ करता हूँ जो मेरे साथ ज्यादतियां की गई हैं। मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए मैं वो दरगुजर करने को बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर हम बदला लेंगे। और ये बात उन्होंने हमसे मतलब मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, ट्रायल में बैठे होते हैं, उसमें काफी टाइम होता है, तो तब भी ये बेहतर दफा उन्होंने बात की कि देखिए मैं नहीं चाहता कि हम बदला की सियासत करें, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और पाकिस्तान आगे जो है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का की, उन्होंने कहा कि अगर वो फतह भी हुई थी तो उनके इस सुन्नत में बहुत बड़ा पैगाम है कि माफी से अमन आता है और खैर होती है। तो हमें उस पर रहना है, बदले की सियासत हम नहीं करेंगे। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है, वाइब्स क्या है, किस हद तक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर अमल दरामद होने के इम्कानात हैं? देखिए सर, ये जो सियासी मामलात होते हैं साहब, ये होते हैं हालात और वाक़यात के। जो सियासी गुफ्तगू शनीद होती है, अगर पहले वाले 2.5 साल से, जैसे हम 2.5 साल से हमारी पार्टी मार खा रही है, जिस तरह से उनको एक सख्ता मश्क बनाया गया है, जिस तरह से राष्ट्रीय जबर और फसाइयत का मुकाबला किया, हमारे लोगों को मतलब शहीद कर दिया गया। पंजाब और केपी असम्बली टोटने से ये जो एक शुरू हुआ एक एक्सरसाइज जिसके टारगेट पीटीआई बनी, पीटीआई को क्रश करने के लिए इस मुल्क में आइन को क्रश कर दिया गया, जमहूरियत को क्रश कर दिया गया, मीडिया को क्रश कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को भी क्रश कर दिया गया। तो ये सियासी हालात और वाक़यात होते हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जिस किस्म के हालात आ रहे हैं, जिस किस्म का बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी है और जिस किस्म की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लोग इसको जो है वो रिटोरिक तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें आपको चेंज नजर आएगा। बाकी हम भी समझते हैं कि 9 मई का गलत बयानिया है, हम उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं, हम मिलिट्री ट्रायल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, हम अक्सर मुस्तरद करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे हकायक ऐसे हैं कि अगर आपने टीटीपी से नबर्द आज़मा होना है, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँ कि ये इमरान खान साहब ने कभी भी टीटीपी से बातचीत की नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आपने टीटीपी से नबर्द आज़मा होना है तो तालिबान से आपको डील करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। और देखिए, अगर अमेरिका कतर में तालिबान के साथ बैठ के टेबल टॉक कर रहे हैं इतनी बड़ी जंग के बाद, और यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे अपने सफारत खाने खोल चुके हैं, तो ये इसके पीछे कोई ना कोई तो हालात वाक़यात इंटरनेशनल ऐसे हैं जो कि बदले हैं और हम उनको रीड नहीं कर पा रहे। तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। वो नेबरिंग स्टेट है हमारी एक मशरिक के बॉर्डर पे इंडिया है, हम मगरबी बॉर्डर पे किस तरह से 2 दुश्मनों के बीच में सैंडविच तो नहीं हो सकते। तो बात तो अल्टीमेटली तालिबान के साथ करनी पड़ेगी। तालिबान हुकूमत के साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन हैं बहुत ज़्यादा। गुज़िश्ता 79 ऑनवर्ड एक पूरा अफगान जहाद की तारीख है। फिर उसके बाद
मुशर्रफ दौर में 9/11 से पहले और बाद की तारीख है। तो इस सारी चीज को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? ये जो भी बात होगी तो वो टेबल पे तो आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। जैसे मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि गुस्सा जो है वो हिकमत अमली नहीं है, चाहे मुक़तदरा का गुस्सा हो या सियासतदानों का गुस्सा हो। इवन घर में भी जो है, आप अपने घर में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सबसे छोटा यूनिट होता है, गुस्से से तो चीजें नहीं चलती हमेशा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं हिकमत अमली से। हिकमत अमली में गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता, हिकमत अमली तो हिकमत का नाम है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस वाला फैसला था जिसे महफूज करके सुनाया जाना था, उसमें जो डिले देखने में आया, ये आप समझते हैं कि ये एक तासुर दिया गया मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, ज़ाहिर है सियासी तौर पे तो इसका यही नजर आता है ना, तो इसका मकसद भी शायद यही हो कि जो एक बात समझानी है या एक मैसेज देना होता है। लेकिन कोई जज साहब ने तो ऐसी बात नहीं की है कि उन्होंने कोई ऐसा हमें वो तो नहीं दिया है, कोई रीजन भी नहीं दिया है कि वो क्यों इसको डिले करना चाहते हैं या वो डिले क्यों हुआ है। कोई ऐसी जज साहब की तरफ से बात भी नहीं आई है कि जो है ये किस वजह से डिले किया गया। तो मैं तो समझता हूँ ये एक्विटल का केस है, इसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस, बिकॉज मैं वहाँ पे वकील भी हूँ, सलमान सफदर में लीड भी कर रहे हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये जो केस है इसमें 2-3 चीजें होती हैं। अपना वो ये होती है कि अगर आप देखें कि ना क्रिमिनल प्रोसीड्स है, ना कोई फाइनेंशियल गेन है, ना कोई सरकारी खजाने में लॉस हुआ है। हालांकि इस जो ये पैसे आए हैं उसमें 20 अरब रुपए का मुनाफा लिया गया है हुकूमत की तरफ से। ये वाहिद केस है जो मुनाफा के बाद भी लिया, 1% का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को नहीं हुआ। और ये अभी तक हुकूमत कहती जरूर है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकी कि हुकूमत जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के सामने इसमें पार्टी क्यों नहीं थी। क्या ये क्राइम जो प्रोसीड्स है ये कह रहे हैं जी पब्लिक मनी, भी पब्लिक मनी आपने साबित करनी है। वो अली रियाज और हसन नवाज की डील थी, उसकी वो प्रोब हुई जिसमें अली रियाज जो है वो उसको साबित करने में नाकाम रहे। तो वो पैसे तो उनके हैं, पहले हुकूमत अपने पैसे साबित करेगी तो फिर ही उसके बाद आप क्लेम करेंगे। चौधरी साहब, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मजमूई तौर पे इसे देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी थीं और आपको चेंज नज़र आएगा, लेकिन जो सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब वो कहते हैं आज नामुनासिब थी, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है खान साहब का। देखिए सर, मैं समझता हूँ कि जो इसमें जो एक रेटोरिक ज्यादा था और कुछ फैक्चुअल हकायक हैं जो कि नजरअंदाज किए गए हैं। जैसे मैंने टीटीपी से मुतालिक बात की, 9 मई का अगर इतना क्लियर कट केस है तो फिर 1.5 साल हो गया, वो कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा? देखिए सिविलियन अदालतें जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं वो भी तो अंडर प्रेशर है। आपको लगता है कि जो जजेस रात में ठंड में मतलब एजेड लोग होते हैं, जिस तरह से वो ट्रायल चला रहे हैं या इससे पहले ट्रायल चले हैं, अगर साइफर का या इज्जत का या तोशा खाना का जो पहला केस है वो तीनों को फैसले सस्पेंड हुए, तो वो ट्रायल जिस तरह से चलाए गए हैं, तो ये ट्रायल 9 मई का उसमें चलाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें है कुछ नहीं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो आपने चीजें जो है वो ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। 9 मई की ये जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हैं, मैं आपको बतौर वकील मैं अपना तर्जिया दे सकता हूँ कि मेरा ख्याल में 9 मई की जो मिलिट्री कोर्ट की सजाएं हैं ये सस्टेन ना कर सके शायद ऊपर वाली अदालतों में, क्योंकि अभी तक ना तो एलिगेशंस का पता है, ना स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का पता है। जहां तक मेरी इतला है या मैंने उन क्लास से जो वहाँ पे पेश हुए हैं उनसे भी बात की है, वो इस प्रोसीडिंग से बिल्कुल मुतमईन नहीं है और इसमें बुनियादी शहरी हकूक और आईनी हकूक का कॉम्प्रोमाइज किया गया है। और इन कैमरा ट्रायल्स जो हैं वो कभी भी आप देखिए कि इंटरनेशनल जो 27 हमने ट्रीटीज साइन की हुई है दुनिया के साथ, जिसके बदले में हमें 9-10 बिलियन डॉलर का जो है रिबेट मिलता है पाकिस्तान को हर साल यूरोपियन यूनियन के साथ, जो हमने जीपीएस के अलावा जो यानी वो भी मैटर करता है। और इसमें आपने एक अहम नुकता ये उठाया कि जो अभी तक के जो शवाहिद हैं या मालूमात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये अदालत आलिया में शायद सस्टेन ना कर पाए फैसला। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।